हेलो, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूँ एक नई कड़ी में हिंदी घराने की जिसका नाम है किताब पे चर्चा। तो आज मैं अकेला ही हूँ। आदित्य भाई अभी थोड़ा बिजी हैं फैमिली के कुछ काम में। तो पर द शो मस्ट गो ऑन। तो मैं आज आ गया हूँ किताब पे चर्चा लेके। पर आदित्य के बिना क्या मजा आएगा किताबों के बारे में बात करके। बात होगी ही कैसे अगर कोई हो ना सामने। तो आज मैं एक सवाल का जवाब देने आया हूँ। हमारे एक मित्र हैं हितेन साहब। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था अभी कुछ दिन पहले कि गौरव भाई, मैं पढूं कैसे, मेरा फोकस नहीं लग पाता है। मतलब मजा आता है कहानियों में पर पढ़ा नहीं जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये सवाल का जवाब यहीं दिया जाए, क्योंकि ये शायद दूसरों आप सभी की भी परेशानी हो सकती है। और मुझे भी प्रॉब्लम्स रही हैं थोड़ा फोकस में बचपन से। तो ये मैंने भी झेली है और अब मैंने पार कर लिया है। और मतलब ये तो कांस्टेंट बैटल है, बट स्टिल थोड़ा अब पहले से बेहतर हालात हैं। तो आज मैं कुछ पॉइंटर्स का लिस्ट बना के लेके आया हूँ। शायद इन प्रैक्टिसेस को आप अपनी लाइफ स्टाइल में अगर ऐड करेंगे तो आप ज़्यादा पढ़ पाएंगे। ठीक है। सबसे पहला जो मेरा सजेशन आपके लिए रहेगा वो होगा कि रीड व्हाट यू लाइक। मान लीजिए आप आप कभी कभी आम तौर पे लोग वो किताबें पढ़ते हैं जो दूसरे लोग पढ़ रहे थे, जबकि मेरे हिसाब से, मेरी जो लिमिटेड समझ है उसके हिसाब से गलत है। आपको वो नहीं पढ़ना चाहिए जो सब पढ़ रहे हैं। आपको वो पढ़ना चाहिए जिसका आपको शौक है। पर अगर आप मान लीजिए अपनी जिंदगी की पहली नॉवल उठा रहे हैं तो फिर तो शौक तो आदत से बनता है ना, कि कुछ बार बार करके वो शौक बनता है। हाँ, तो शौक कैसे डिफाइन होगा यहाँ पे? तो आप वो किताबें पढ़िए जिस प्रकार की आपको फिल्में देखने का शौक है। मेरे लिए ये काम करा था। जैसे मैं थ्रिलर्स का शौकीन हूँ और मैं हॉरर का शौकीन हूँ, और थोड़ा कभी कभी भूला भटका थोड़ा क्लासिक आर्ट सिनेमा भी देख लेते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू करा मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस से। अच्छा था मेरे लिए। और फिर फ्रांस काफ्का साहब की मेटामॉर्फोसिस। तो फिर 1984। तो ये सब किताबें उसी जॉनरा में पढ़ती हैं, थोड़ा थ्रिलिंग और थोड़ा मतलब यूटोपिया नहीं कहते हैं, इसका उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है यूटोपिया का? डिस्टोपिया। तो इस डिस्टोपियन नॉवेल्स हैं तो ये अच्छा रहेगा। पर एक और बात समझिए, आपको पता कैसे करना है ना कि आपको पसंद क्या है। तो पहला सबसे आसान तरीका है फिल्में। क्या है भैया, हम ये फिल्में देखना पसंद करते तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ऐसी ही किताबें भी पसंद आएंगी। वरना इसका एक और तरीका है, स्कूल में तो शॉर्ट स्टोरीज वगैरह कुछ पढ़ा होगा ना, तो वहाँ क्या पसंद आया था वहाँ से शुरू करिए। और लैंग्वेज वो प्रेफर करिए जिसमें आप कंफर्टेबल है थोड़ा। जैसे मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं हिंदी में शुरुआत भी नहीं कर सकता था। बहुत परेशानी हुई थी उस टाइम पे। पर अब मैं फिर भी कंपैरेटिवली अच्छा हूँ हिंदी में। तो अब मैं हिंदी की नॉवेल्स पढ़ सकता हूँ। पर क्योंकि एजुकेशन सिस्टम ऐसा है तो हमारी इंग्लिश पे ध्यान हुआ, हिंदी पे हुआ ही नहीं, तो खराब हो गई। तो इसलिए मैंने इंग्लिश नॉवेल से शुरू करा। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी से शुरू करें। पंजाबी अच्छी है, अगर आपकी मातृभाषा कोई नेटिव लैंग्वेज आपकी, उसमें आपकी पकड़ अच्छी है तो वहाँ से शुरू करिए। और देखिए, सब जगह ना मतलब इंटरनेट पे भी और बहुत जगह आर्टिकल्स भी मिल जाते हैं जहाँ पे रिकमेंडेशंस होता है। और मैं भी कुछ दूंगा किताबों का रिकमेंडेशन जो मेरे हिसाब से अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट रहेंगे आपका जर्नी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रीड व्हाट यू लाइक। आ जाते हैं दूसरी बात पे कि मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डे। हाँ, तो जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि रीडिंग को अपनी जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, मैं इससे क्या कहना चाहता हूँ? क्योंकि देखिए, आमतौर पे आप लोग हम लोग किताबें पढ़ते कैसे हैं, मतलब पैटर्न क्या होता है हमारा यूजुअली के सोने से पहले पढ़ने बैठ जाओ रात को, घर आए 11 बजे, सोचा कि चलो पढ़ते पढ़ते आंख लग जाती है और हो जाता है रीडिंग। ऐसे मत पढ़ो। मैंने जो तरीका अपनाया है मैं वो आपको बता सकता हूँ, आपको पसंद है आप इस्तेमाल करें, अगर आपके लिए कारगर है तो। मैंने अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया कि भैया ये एक टास्क है।
यूजुअली लोग साइड में रखते हैं ना कि टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, है ना, टाइम हुआ तो पढ़ लेंगे वरना कोई बात नहीं। मेरा ऐसा नहीं है, मैंने थोड़ा इसे अपनी जीवन का पार्ट बना रखा है कि एक्चुअली पढ़ना ही है। तो अगर आज भी मैं बैठा हूँ तो पढ़ना है, दिन में 2 घंटा पढ़ना है। यूजुअली 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम, ये मेरा तरीका है। ट्रैवलिंग करते टाइम जब मैं मेट्रो में होता हूँ मैं वहाँ पढ़ता हूँ। तो आप आदत लगा सकते हैं, मेट्रो में पढ़ना बहुत आसान है, अच्छा होता है, शांति होती है कंपेरेटिवली। भीड़ भी है तो ईयरफोन लगा लिया और पढ़ना चालू कर दिया। तो उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाया। ऐसे नहीं कि जब टाइम होगा तब पढ़ेंगे, नहीं, हम पढ़ेंगे क्योंकि ज़रूरत है पढ़ना रोज़ की, ठीक है। तो इसलिए इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए, रोज़ के रूटीन का, ठीक है। ऐसा करिए, मेरे लिए काम करा था, क्या पता आपके लिए भी काम करे। अच्छा अच्छा, अब थर्ड पॉइंट मैंने लिखा है कि रियलाइज़ करिए कि आपको क्यों ज़्यादा पढ़ना है। अगर आप क्यों ही ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो इसका रीज़न क्यों है कि देखिए, मानिए आप किताब पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कोई वजह ही होगी ना, या फिर वजह शौक भी एक वजह हो सकती है। और मतलब सिर्फ मज़ा पढ़ने का वो भी एक रीज़न ही है। पर ये रियलाइज़ करिए आप क्यों पढ़ रहे हैं। आप किसी अगर आप लेखक बनना चाहते हैं, आप राइटर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, आप शायर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, आप किसी और आर्ट फॉर्म के लिए, क्या आप रिलैक्स होने के लिए पढ़ते हैं, मोटिवेशन के लिए पढ़ते हैं, तो ये सब है, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, ये सब रीजंस हैं। इनको पहचानिए कि आप क्यों पढ़ रहे हैं। इस वजह से मत पढ़िए कि कोई और भी पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, ये पढ़ती है वो पढ़ते हैं, नहीं। हमें पढ़ने का शौक है और ये वजह है कि भैया मज़ा आता है, सुकून मिलता है। कुछ लोगों की किताबें पढ़ के सुकून मिलता है, ज़रूरी है पढ़ना काम के लिए, जो भी है। तो रियलाइज़ करिए कि आपका रीज़न क्या है पढ़ने का, वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फिर आपको पता होता है कि आप बैठे क्यों हैं इस काम के लिए। आप फिर टाइम उस हिसाब से अच्छा दे पाते हैं, क्योंकि अगर आप रियलाइज़ नहीं करेंगे आप क्यों पढ़ रहे, तो फिर आप इतना उसे प्रायोरिटी नहीं दे पाएंगे काम। तो मेरे हिसाब से ये भी एक है तरीका। ये मैंने जो आखिरी स्टेप वो लिखा है वो थोड़ा जोक में लिखा है, ये है कि दिल तोड़वा लीजिए। जैसे जानिसार अख्तर साहब का शेर है कि ये किताबें, ये रसाले, ये इल्म का सौदा किसी एक शख्स की यादें भुलाने के लिए है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये किताबें जो हैं मेरे पास और रसाले, मैगजीन, जर्नल, ये जो है ये इल्म का सौदा, ये पढ़ने का सामान जो मैं खरीदता हूँ, ये किसी एक इंसान की यादें भुलाने के लिए है। तो आप भी दिल तोड़वा लीजिए और फिर किसी एक इंसान को भुलाने के लिए पढ़ना चालू कर दीजिए। पर ये मैंने मजाक में लिखा है, मुझे नहीं लगता ये सही रहेगा या कारगर होगा, क्योंकि मैंने नहीं, मतलब प्रयोग में लिया है तो मुझे नहीं पता। अगर आप में से किसी ने ये क्या कहते हैं, कह लीजिए मेथड प्रयोग में लिया है कि दिल तोड़वा लिया और फिर पढ़ने लग गए, तो ज़रूर बताइएगा मुझे। ये अच्छा काम आएगी इन्फॉर्मेशन मुझे। और हाँ, तो यही मेरे हिसाब से मेन है, थोड़ा मेथड या प्रोसीजर्स ध्यान में रखने के लिए पढ़ने से पहले। अब यहाँ से, इस पॉइंट से मैं आपको कुछ किताबों का सजेशन दूंगा, रिकमेंडेशंस दूंगा, जो मुझे लगता है कि अच्छी पहली किताबें हैं पढ़ने के लिए। और ये मैंने जब शुरू करा था पढ़ना तो तब यही किताबें थी, तो मैं भी आपको इनका नाम बता रहा हूँ। कुछ रिकमेंडेशन शायद आपको पसंद आए, कुछ आए, बहुत ज़्यादा आए, तो सब्जेक्टिव है ये बातें, पर बता सकता हूँ मैं आपको, सुनिएगा ध्यान से। जो मेरे हिसाब से, गौरव के हिसाब से, जो एसेंशियल रीड है किताब कि ये तो भाई साहब पढ़नी ही चाहिए, ये तो और बेस्ट है पढ़ने के लिए पहली किताब, तो वो है फ्रांज काफ्का साहब की मेटामॉर्फोसिस। अब आप सबको जानते हैं, अगर आप मुझे पर्सनली या फिर अगर आप मुझे इंटरनेट से जानते हैं, आपने पॉडकास्ट के बाद मतलब हमारा गलती से इंस्टाग्राम भी स्टॉक करा था, आपको पता होगा कि मेरा यूज़र नेम ही काफिरों का काफ्का है। तो मैं फ्रांज काफ्का का बहुत बड़ा फैन, मुझे बहुत पसंद है वो साहब। वो बड़ा इम्पोर्टेंट उन्होंने रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में, और मेरा जो आज पर्सनालिटी है उसमें, मेरा जो कैरेक्टर है डेवलपमेंट, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका। इसलिए फ्रांज काफ्का साहब की मेटामॉर्फोसिस मेरे हिसाब से बेस्ट चॉइस है पहली किताब के लिए। क्योंकि ये किताब मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है, कॉन्स्टेंटली
चेंज होता रहता है सब कुछ इसके अंदर। और सेकंड रीज़न हुआ क्योंकि छोटी है, बहुत छोटी है। जो पेपर बैक मिलती है यूजुअली वो शायद 70 कुछ पेजेस की होती है, और जितना मुझे पता है कि ये किताब उसमें बहुत ज़्यादा स्पेसिंग कर करके और भरे हुए पन्ने, एक्चुअली 35-40 पन्ने से ज़्यादा की नहीं है ये किताब। तो मेरे हिसाब से आपको इस किताब से तो शुरू करना चाहिए, मेटामॉर्फोसिस। और फ्रांज काफ्का है, बड़े पेचीदा, बड़े कमाल राइटर हैं। और फ्रांज काफ्का साहब के काम की खूबसूरती यही है कि आप कुछ समझ के भी कुछ नहीं समझते हो, या कुछ समझ के कुछ नहीं समझते हो, कुछ नहीं समझ के कुछ समझ जाते हो। तो हाँ, तो बड़ा मज़ेदार काम है और बड़ा रिलेटेबल है। सबको पढ़ के लगता है कि अरे ये तो शायद मेरी ही बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो सर्कल ऑफ लाइफ दिखाते हैं कि कैसे आप ब्यूरोक्रेसी में फंसते हैं, कैसे आप अपने ही जीवन के गोल चक्कर में फंस गए हैं। बड़ा मज़ेदार काम है और बहुत पढ़ने लायक। और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है रीज़न, ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ये किताब पढ़ी हुई है। तो आपको इंटरनेट पे या फिर आसपास अपने दोस्तों में भी लोग मिल जाएंगे जिन्होंने मेटामॉर्फोसिस पढ़ी है। तो अगर आप पढ़ेंगे और आपको पढ़ने के बाद कोई इंसान आपके पास रहता है ना जिनसे आप बात कर सके, अपना डिस्कशन कर सके थोड़ा सा कि मैंने ये पढ़ा और मुझे ये लगता है, और फिर वो भी उसके बारे में थोड़ा सा इनपुट दें, तो बहुत प्रोडक्टिव रहता है, बहुत हेल्प करता है और समझने में, और प्रमोट करता है रीडिंग को। तो ये बहुत आसान है इस किताब में ढूंढने का, क्योंकि बहुत बड़ा फैन बेस है इस किताब का। इंटरनेट पे फॉरम्स होते हैं, जैसे रेडिट पे सब रेडिट्स हैं मेरे हिसाब से काफका साहब पे, वहाँ पे लोग मिल जाएंगे आपको मिल बात करने। इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगे, मैं बैठा हूँ, मुझे बात करो, मेरे साथ बात कर लीजिए आप। सेकंड किताब जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा शुरू करने के लिए, वो होगी, हाँ, अगस्था क्रिस्टी मैडम की। आप कोई भी किताब उठा लीजिए, तो अगस्था क्रिस्टी हैं मतलब बाप, मतलब माँ ऑफ ऑल हू डन इट मिस्ट्री थ्रिलर। मतलब उन्होंने तो जो भी लिखा सोना लिखा, उनके बराबर हू डन इट जो होता है इस जॉनरा के, किसने खून करा, किसने कत्ल करा, कैसे करा, इसकी देवी हैं वो। तो जो क्या कहते हैं, इनकी किताबें जैसे एंड देन देयर वर नन, और मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस, और हो गया हमारा क्या कहते हैं, और भी है इनकी, जैसे डिटेक्टिव पोयरोट जो इनके हैं, उस पोयरोट या पोरो जैसे भी प्रोनाउंस करते हैं, डेथ इन द नाइल इनकी किताब है, और एबीसी ऑफ मर्डर, ये सब इनकी किताबें हैं। और ये बहुत मज़ेदार है, क्लासिक्स हैं, बहुत पुरानी किताबें, बट स्टिल होल्ड करती हैं अपने आप को। और क्योंकि मर्डर मिस्ट्री में तो सबको ही मजा आता है ना गेस करने में कि कौन है। और अगस्था क्रिस्टी आपको साथ लेके चलती है मिस्ट्री में, तो आपको समझ ही नहीं आता है कि अरे बाप रे, किसने करा है, कौन है। तो ये जो गेसिंग है ना, ये बड़ा दिलचस्प लगती है, बड़ा मजा आता है, बड़ा प्रमोट करती है आपकी रीडिंग को। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी किताब रहेगी। और यही 2 किताब है। अच्छा, अगर आपको हिंदी चाहिए तो मैं आपको एक किताब बता सकता हूँ हिंदी में, थोड़ा ऑड चॉइस कह सकते हैं आप उसे, पर मुझे बड़ी पसंद आई तो मैं आपको बता रहा हूँ। किताब का नाम है रानी नागफनी की कहानी। हाँ, तो जो एक किताब है रानी नागफनी की कहानी, ये लिखी है हरिशंकर परसाई जी ने। अब हरिशंकर परसाई जी बहुत अच्छे सटायरिस्ट में आते, मतलब दुनिया के बहुत बड़े सटायरिस्ट में आते हैं, इंडिया के तो बेस्ट ही हैं। मतलब वो जो होता है ना कटाक्ष सरकार पे, नीतियों पे, वो बहुत बढ़िया। इनकी कहानियां तो जबरदस्त, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड जिसे कहते हैं वो होती है। तो रानी नागफनी की कहानी, क्योंकि मैंने अर्ली हिंदी किताबें जो पढ़ी थी उसमें थी, मैं इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बड़ी फनी कहानी है। 2 राजा रानी के बच्चे हैं, एक मतलब 2 महाराजाओं के बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। दोनों सुसाइड करना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, और वो जो चल रहा है बैकड्रॉप बड़ा मज़ेदार है। आपको इंपीरियलिज्म के बारे में बताया जाएगा उस किताब में, कैपिटलिज्म के बारे में बताया जाएगा, गवर्नमेंट्स काम कैसे करती हैं, वॉर्स कैसे होती हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। धार्मिक पाखंड क्या होता है, सब पर कॉमेडी से, और बहुत अच्छा कॉमेडी से। तो हिंदी के लिए आप रानी नागफनी की कहानी ज़रूर शुरू करें। छोटी किताब है, अगेन 100 कुछ पन्ने की है, छोटी सी है,
अमेज़न पे मिल जाती है, खरीदिए, पढ़ें। अगर आपको रानी नागफनी की कहानी नहीं लेनी है तो आप कोई और ले लीजिएगा। मैंने और कोई नहीं पढ़ी है हरिशंकर परसाई जी की तो मैं बता नहीं सकता हूँ, पर निठल्ले की डायरी बहुत पॉपुलर है उनकी किताब। या फिर कांपता हुआ लोकतंत्र शायद उनकी किताब का नाम है। बड़े मज़ेदार नाम होते हैं उनकी किताबों के, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। बाकी और किसी भाषा में तो मैंने कभी अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए थोड़ा पंजाबी में पढ़ा है, पर अभी नॉवेल्स नहीं पढ़ी है पंजाबी में। अच्छा, एक और बात, किसी को देख के रशियन लिटरेचर से शुरू मत करना। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है रशियन लिटरेचर। और क्लासिक्स से शुरू कर सकते हो, पर यूजुअली क्लासिक्स बहुत मुश्किल हो जाती है पॉइंट पे। अगर आप शेक्सपियर पढ़ने लग गए पहले दिन, तो फिर आप कभी नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं ही समझ आएगा शेक्सपियर। या फिर आप लेके बैठ गए कुछ फिलोसफी किताबें, फेडरिक नीशा और ये सब, तो फिर तो बिल्कुल ही नैया डूब जाएगी। तो कोशिश करिए सिंपल किताबों से शुरू करें और फिर ऊपर जाएं। मैं तो कहता हूँ चेतन भगत की किताबों से शुरू करो, सिंपल है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, जल्दी खत्म होती है, आदत बनाने में हेल्प करती है। आदत बन जाएगी फिर तो चक दे फटे, फिर तो पढ़ते जाओ। तो बस इसी के साथ धन्यवाद। आज का छोटा सा क्विक एपिसोड यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे आदित्य के साथ। नहीं, अभी एक और एपिसोड में आपको मुझे अकेला ही झेलना पड़ेगा। क्या करें, आपके लिए मुझे भी बुरा महसूस हो रहा है, पर उसके अगले एपिसोड में आदित्य भाई जरूर वापसी करेंगे और बहुत धूमधाम से करेंगे किसी एक बड़े शायर या कवि के साथ। तब तक के लिए बने रहे हिंदी घराना पे। धन्यवाद।